जो सबसे बेहतरीन एमसीक्यूज हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेकर आते। इन दोनों ये वाला इक्वेशन को तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1/2 बन जाएगा 2/1। x इक्वल्स टू 3, 1 2 3, x इक्वल्स टू 3। अगर इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओ हाय, कैसे हैं आप लोग? तो भाई यहां पर हम लोग लेकर आ चुके हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज, 10 और 11 जो भी होता है, ठीक है, जो सबसे बेहतरीन एमसीक्यूज हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेकर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं हर चैप्टर से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय टॉपिक वाइज? देखो, हम लोग पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर आ जाएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन में, फिर आ जाएंगे असर्शन रीजन क्वेश्चन में, फिर आ जाएंगे 2 3 4 5 मार्कर क्वेश्चन में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों को बस इतना काम है कि भैया लेकर बैठो पेन और कॉपी और तैयार हो जाओ, सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल हम लोग करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वो कौन सा टॉपिक है? जब मैं तैयार कर रहा था इस टॉपिक को तो मुझे समझ में आ गया कि भाई एक टॉपिक है, उसी एक टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और वो टॉपिक कौन सा है भाई? वो टॉपिक है नेचर ऑफ ग्राफ। वो टॉपिक है नेचर ऑफ ग्राफ। ओके, तो क्यों ना पहले इस टॉपिक को समझ लिया जाए। सबसे पहले इस टॉपिक को समझ ही लेते हैं ना भाई, नेचर ऑफ ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस तो उसी पर रिलेटेड होंगे, ठीक। आप देखोगे जितने, आप खुद भी जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाकर देखोगे, पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठा के देख लो भाई, सर हर साल इस टॉपिक से सवाल आया। बहुत ही रेयर ऐसा हुआ है कि इस टॉपिक के अलावा किसी दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो अगर ये एक टॉपिक आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों का इस चैप्टर का सारा एमसीक्यू का मसला तो भैया सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलो नेचर ऑफ ग्राफ, ये जो टॉपिक है नेचर ऑफ ग्राफ, ये टॉपिक पहले करते हैं नेचर ऑफ ग्राफ। तो भाई जब लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स हम बनाते हैं, जब लीनियर इक्वेशन के हम ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है भाई, जब लीनियर इक्वेशन के हम ग्राफ्स बनाते हैं तो वो ग्राफ का नेचर क्या होता है, बिना सॉल्व किए, बिना ग्राफ बनाए आप बता सकते हो। आपको 2 इक्वेशन गिवन है, ठीक, मान लो यहाँ पर 2 इक्वेशन तो है लेकिन वो पर्टिकुलर उस टाइप के नहीं है, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन आप मान लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग PYQ सॉल्व कर रहे हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बेसिक सा इंफॉर्मेशन या आपके पास जो NCERT के नॉलेज है वो ऑलरेडी आपके पास होने चाहिए। ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ऐसा है, जब आप ग्राफ बना रहे हो, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, तो वो ग्राफ तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब 2 स्ट्रेट लाइन बनने वाले हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्राफ की बात करें, अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए पहला केस क्या होगा भाई? पहला केस, अगर आपको 2 इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ए जो कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax by प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब पहला लीनियर इक्वेशन है इसलिए a1 b1 और c1 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं भाई। दूसरे लीनियर इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख देंगे, फिर से लिखेंगे ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इस बार दूसरा लीनियर इक्वेशन है इसीलिए 2 लिख देंगे, a2 b2 और c2, ठीक। तो यहाँ पे ये 2 लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, उस ग्राफ से सवाल पूछे जाते हैं भाई। ग्राफ या तो कैसा बनने वाला है भाई? ग्राफ या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाला बनेगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होता है, इस पॉइंट को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। अब भाई ऐसा है, इसी सॉल्यूशन को तो ढूंढने के लिए कहा जाता है ना, इस इक्वेशन में इसी सॉल्यूशन को ही तो ढूंढने के लिए कहा जाता है, ठीक। अब रही बात ग्राफ, हर 2 इक्वेशन का ग्राफ तो ऐसा बनेगा नहीं, ठीक। तो ये है इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ऑब्वियसली ये वाला कौन सा ग्राफ है भाई? ये वाला ग्राफ है इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ठीक है। ये वाला ग्राफ है इंटरसेक्टिंग ग्राफ। चलो मैं इसको लिख देता हूं, पहला ये कौन सा है? इंटरसेक्टिंग ग्राफ, परफेक्ट भाई, ये है इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ठीक।
अच्छा, ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता है कि ये दोनों जो ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ कैसा होगा भाई, मान लो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के कैसा हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक, तो यहां पर असल में ये दोनों लाइन कहीं पे एक दूसरे को मीट नहीं करता है, कट नहीं करता है। जैसे यहां पे ये दोनों किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा था, ठीक, यहां पे मीट करेगा ही नहीं, तो ऐसे को हम कहते हैं इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है भैया। तो हम लिखेंगे यहां पे नो सॉल्यूशन पॉसिबल, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो यहां पे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है भाई, ये है पैरेलल ग्राफ। ठीक है, ये है पैरेलल ग्राफ। ठीक है, उसके बाद एक केस और होगा। कौन सा केस होगा वो, जब वो जो केस है भाई, ये वाला केस। ठीक है, चलो थोड़ा सा हमें जगह चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं। ओके, चलो तू भी आजा भाई, आजा आजा। अबे ये तो पूरा ले लिया, चलो ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक, ये एक लाइन और इसी के ऊपर दूसरा लाइन बन जाए भाई, इसी के ऊपर दूसरा लाइन बन जाए। ठीक, इसी के ऊपर एक और लाइन बन जाए। अगर इसी के ऊपर एक और लाइन बन जाए तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं भाई, ऐसे ग्राफ से सॉल्यूशन कितने निकलेंगे। देखो भाई, ये रहा एक लाइन, फॉर एग्जांपल ये रहा एक लाइन, और इसी के ऊपर हर एक पॉइंट पे एक दूसरा लाइन है, हर एक पॉइंट पे एक दूसरा लाइन है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन पे ये दोनों लाइन मीट कर रहे हैं। तो यहां पे हम कहते हैं कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे ऐसे केस में, हम लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भाई इसमें सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, राइट। ठीक, अब रही बात सर पता कैसे करेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, पैरेलल ग्राफ बनेगा, या कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। कोइंसिडेंट, ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, ऐसे ग्राफ को कहते हैं कोइंसिडेंट ग्राफ। तो सर कैसे पता चलेगा, सिर्फ दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट नहीं करेंगे जब तक, तो पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई ग्राफ पे प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, इन दो इक्वेशंस को थोड़ा सा इतना सा सॉल्व करके पता चल जाएगा कि ये दो ग्राफ जो हैं ये इंटरसेक्टिंग बनेगा, पैरेलल बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा। अब वो क्या है थोड़ा सा सॉल्व करने का, वो है सिंपल सा है, एक छोटा सा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कह लो, जुगाड़ कह लो। ठीक है, वो क्या है भाई, यहां पे आपको देखना होता है, आपको यहां पे ये देखना होता है, ठीक है, आपको यहां पे ये देखना होता है कि a1 बाई a2, ये देखो a1, ये रहा b1, ये रहा c1, ये रहा a2, b2 और c2, दो इक्वेशन तो गिवन होगा ना। तो इन शॉर्ट आप a1 बाई a2 निकालेंगे, आप b1 बाई b2 निकालेंगे, आप c1 बाई c2 निकालेंगे। ठीक, उसके बाद आप चेक करेंगे। ओके, अगर a1 बाई a2 इक्वल ना निकले b1 बाई b2 के, तो c1 बाई c2 को भाव देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, सिर्फ ये दोनों नहीं इक्वल होने से ही ग्राफ कैसा बन जाता है, सिर्फ इन दोनों के ना इक्वल होने से ही ग्राफ बन जाएगा इंटरसेक्टिंग। ठीक, और इंटरसेक्टिंग ग्राफ में सॉल्यूशन कैसा होता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है भाई, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक, यानी कि सिर्फ एक सॉल्यूशन। ठीक, क्या हो अगर a1 बाई a2 इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के, लेकिन ये दोनों c1 बाई c2 के इक्वल ना हो, तो ऐसे केस में जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैरेलल ग्राफ, और पैरेलल ग्राफ में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक, और क्या हो अगर तीनों ही बराबर हो जाए भाई,
अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 और ये इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो जाए तो उस केस में ग्राफ बहुत सारे निकलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट। ठीक, अब एक चीज और बता दूं, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ये रहा इंटरसेक्टिंग ग्राफ और ये रहा कोइंसिडेंट ग्राफ, इन दोनों को कंसिस्टेंट ग्राफ कहते हैं। ठीक, इन दोनों को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट ग्राफ। भाई इन दोनों को कहां पे लिखूं मैं? इन दोनों को कहते हैं कंसिस्टेंट ग्राफ। कंसिस्टेंट लिखने का जगह नहीं बचा। अब ये क्या है? इन दोनों को क्या कहते हैं? अब ये पूरा ही चला गया यार, हद है, पूरा जाने किसने बोला भाई? ओके, इन दोनों को कहते हैं कंसिस्टेंट ग्राफ। ठीक, हाँ तू भी आ जा, सबको आना है, जा भाई, नहीं जा, हाँ कंसिस्टेंट ग्राफ। ठीक, फिर इसको भी कहेंगे कंसिस्टेंट ग्राफ। और ये वाला जो है, जो पैरेलल होता है, पैरेलल वाले को कहते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। जिसमें सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, और जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें अनेक सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, और जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, उनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ओके, तो यहां पर हम लोग अब सॉल्व करते हैं। भाई यहां पे जो हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये रहा दो इक्वेशन आपको गिवन है। देन हमें a और b का रिलेशन निकालना है, दैट्स इट। सिर्फ a और b का रिलेशन, यहां पे चेक नहीं करना है कि ग्राफ कैसा है, ठीक है, लेकिन a और b का रिलेशन पता करना है। ठीक, तो चलो देखते हैं भाई। यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 गिवन है। x इक्वल्स टू कितना गिवन है? x इक्वल्स टू 1 गिवन है। y इक्वल्स टू कितना गिवन है? y इक्वल्स टू 2 गिवन है। ठीक है भाई, चलो ये रहा x इक्वल्स टू 1 और ये रहा y इक्वल्स टू 2। अब ये दो चीज तो गिवन है और दो इक्वेशन आपको गिवन है। यहाँ पे x और y सॉल्यूशन है, इसका मतलब x और y को आप इस इक्वेशन पे पुट करोगे तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब तो यही है कि जब आप इक्वेशन में पुट कर दो तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाना चाहिए। तो भाई ये रहा 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 1 रखना है, y इक्वल्स टू कितना, y इक्वल्स टू कितना रखना है? 2 रखना है। चलो देखो, x इक्वल्स टू 1 रख देते हैं, तो ये रहा 2 इंटू 1, ये रहा माइनस, ये रहा 3, y कितना है भाई? y 2 है, ठीक है, और ये रहा प्लस a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस a इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो माइनस 4 प्लस a इक्वल्स टू 0 और a आ जाएगा 4। देखो a का वैल्यू तो हमें 4 मिल गया, ठीक है भाई, हमें a का वैल्यू तो 4 मिल चुका है। ओके, चलो a का वैल्यू हमें मिल गया 4, बढ़िया। अब व्हाट अबाउट b? a तो मिल गया, b कहाँ? b इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मिलेगा। ठीक, चलो इस वाले इक्वेशन से b का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है? 2x प्लस 3y। देखो ये रहा 2x, ये रहा 2x, ठीक है भाई, ये रहा, कलर चेंज कर लो, ये रहा 2x, फिर है प्लस में 3y माइनस b इक्वल्स टू 0। फिर से a का वैल्यू, फिर से x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट कर देना है। x कितना है भाई? 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, ये हो जाएगा y कितना है? 2, ये रहा 3 इंटू 2 6 माइनस b इक्वल्स टू 0, और ये 6 और 2 8 हो जाएगा, माइनस b इक्वल्स टू 0, माइनस b इक्वल्स टू माइनस 8, माइनस b इक्वल्स टू माइनस 8, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, b कितना आ जाएगा? b आ जाएगा 8। तो भाई यहाँ पे हमें a और b का वैल्यू तो मिल चुका, ठीक, हमें a और b का वैल्यू मिल चुका है। अब बताओ a और b का वैल्यू अगर मिल चुका है तो इन दोनों के बीच का कुछ तो रिलेशन होगा। देखना भाई जरा रिलेशन क्या है, देखो जरा इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या नजर आ रहा है। भाई हमें a 4 दिख रहा है और b 8 दिख रहा है। अगर हमें a 4 और b 8 दिख रहा है तो क्या पहला वाला a इक्वल्स टू 2b, भाई a इक्वल्स टू 2b, a इक्वल्स टू 2b, क्या ये पॉसिबल है? a है 4 और ये रहा 2 और b है 8, भाई LHS 4 है और RHS 8 to the 16 है, नहीं, पहला वाला तो नहीं, ठीक, फर्स्ट वाला तो नहीं। ओके,
और 2a इक्वल्स टू बी पे चेक करते हैं। 2a इक्वल्स टू बी, ये रहा 2a का वैल्यू कितना है 4 इक्वल्स टू बी चेक कीजिए 8 है, तो ये रहा 8 और 8, हाँ LHS इक्वल्स टू RHS तो बी पे आ गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक था। अब MCQ है, 1 नंबर में आप क्या 5 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। MCQ तो आसानी होने वाला है। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और इसमें ये सारी चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं। ठीक है, तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको गिवन है। क्या है भाई दोनों इक्वेशन, देखो ये रहा 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 3k, और दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, दूसरा इक्वेशन है 36x प्लस 6y इक्वल्स टू 3। ठीक, इन दोनों ये वाला इक्वेशन को तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है भाई, 6 कॉमन आ रहा है। चलो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 6x, ये बचेगा y इक्वल्स टू 3, और यहाँ से 6x प्लस y, ये 6 उधर जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/6 ये हो जाएगा 1/2, तो सीधे सीधे 1/2 लिख देते हैं। ठीक, अब इस 1/2 को इधर लाओ, या आप देख लो भाई, यहाँ ये रहा a1 है ना, ये देखो a1 कितना है 6, a1 कितना है 6, b1 कितना है भाई, b1 है +1, और c1 इसको इधर लाएंगे, ये प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में 3 के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a1 हमारा कितना है भाई, a1 है 6, ठीक है, b1 कितना है, b1 है 1, और c1 कितना है, c1 है -3 के। ओके, तो a1 है 6, b1 है 1, और c1 कितना है भाई, c1 है -3k। हाँ जी, k भी होगा, क्योंकि k भी यहाँ पे कांस्टेंट ही है, x और y वेरिएबल है, ये 3k पूरा का पूरा कांस्टेंट है, x और y को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें a1, b1 और c1 दोनों मिल गया। अब इस तरफ से जरा a2, b2 और c2 निकाल लें भाई। ठीक है, इधर से a2, b2 और c2 निकाल लेते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पे आप देखो a1 कितना है, x के साथ जो है a1 ये कितना है 6, y के साथ जो है उसको क्या कहेंगे b1, और सॉरी यहाँ तो दूसरा इक्वेशन है भाई a2 कितना है 6, ओके, b2 कितना है भाई, b2 कितना है, y के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और उसके बाद c2 कितना है भाई, c2 ये 1/2 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा -1/2 आ जाएगा। चलो, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमें मिल चुका है। ठीक है, अब इसे फटाफट हम लोग इक्वेशन पे पुट करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है उस पे पुट करेंगे, और देखेंगे कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। वैसे ग्राफ के बारे में तो हमें बता दिया गया, हम क्यों सोच रहे हैं भाई, यहाँ तो ग्राफ के बारे में बोल दिया गया है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला गया है तो ये कौन सा वाला केस होगा, जरा देखिए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक, तो पहले तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें गिवन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमें गिवन है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 करना होता है। ठीक है, अब a1 देखो कितना है हमारा 6 है, a2 कितना है, a2 भी 6 है, b1 कितना है, b1 है 1, b2 कितना है, b2 भी है 1। ठीक है भाई, 1/1 इक्वल्स टू c1 कितना है, c1 है c1 इधर इक्वल्स टू डालना भूल गए क्या, हाँ c1 कितना है -3 के भैया, c1 कितना है -3 के, और c2 कितना है भाई, c2 के है -1/2, ये रहा -1/2। ठीक, अब चाहो तो इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लो और k का वैल्यू निकाल लो, आपकी मर्जी है। ठीक, या फिर आप चाहो तो इन दोनों को इक्वेट करके और k का वैल्यू निकाल लो, ये भी 6/6 1 ही आना है, ये भी 1 ही है, दोनों में से किसी को इक्वेट कर लो। ठीक है, तो चलो मैं इन्हीं दोनों को इक्वेट कर दे रहा हूं, तो भाई माइनस माइनस तो पहले कैंसिल आउट कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक, उसके बाद आप लिखो 3k, ये रहा 3k डिवाइडेड बाई
1/2 इक्वल्स टू 1। भाई इक्वल्स टू बाद में लिखेंगे, पहले इस बला को सॉल्व करें। नीचे फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके एक काम करते हैं ना, यहाँ साइड में इतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं इसको साइड में कर लेते हैं। देखो ये रहा 3k को 3k/1 लिख सकते हैं, 3k को 3k/1 लिख सकते हैं। इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1/2 बन जाएगा 2/1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 और फाइनली ये आ जाएगा 6k। ठीक है, तो ये इसे सॉल्व करके कितना आ गया 6k, और 6k कितना आ गया 1। इसका मतलब k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। हमें k का वैल्यू ही निकालना था। चलो तो यहाँ पे हमें k का वैल्यू निकालना था, कितना आ गया भाई 1/6। चेक कीजिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, तो इस केस में ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सवाल है अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एज वाला क्वेश्चन है, हर एज के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पे कौन से दो लोगों की बात की जा रही है। सबसे पहले उन दो लोगों के लिए दो सेक्शन बना दो भैया। एक है फादर, एक है फादर। ठीक, एक है कौन, पप्पा जी। हाँ जी, तो एक है पप्पा जी। ठीक, तो एक साइड आप लिख दीजिए फादर, ओके, और दूसरी साइड कौन है, बचवा, इनका बचवा भैया, तो ये रहा सन। ठीक, फादर के एज को आप मान लीजिए x। सबसे पहले तो भैया फादर के एज को मान लीजिए x। ठीक, एज इनके मान लीजिए, इनके एज को मान लीजिए x। ठीक, और सन के एज को मान लीजिए आप, सन के एज को मान लीजिए आप y। ठीक, तो ये रहा एज दोनों के हम लोगों ने एज्यूम कर लिए, एक का एज x और दूसरे का एज y। यही करना है सारे एज वाले क्वेश्चन में, यही करना है आपको। ठीक है, तो भैया दो लोग हैं, दोनों को एक के एज को x मान लिया, दूसरे के एज को y मान लिया। अब देखो आगे क्या करना है। अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कहा जा रहा है 3 टाइम्स, फादर 3 टाइम्स ही तो होंगे, बचवा थोड़ी होगा, पापा का 3 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे फादर्स एज जो है वो है 3 टाइम्स सन्स एज। ठीक, तो फादर्स एज क्या था भाई, x था, ये 3 टाइम्स होगा। सन्स एज क्या है, y है। यहाँ पे आप देखो ये x और y का एक रिलेशन मिल गया। ठीक, पहला इक्वेशन बन गया। अभी इस इक्वेशन को अलग अलग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप 3y को इधर लाओ, एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन बना लो, फिर सॉल्व कर लो। 2 मेथड, हम लोगों को 3 मेथड मालूम है। कौन सा 3 मेथड है भैया, पहले एलिमिनेशन मेथड है मालूम। ठीक, पहले एलिमिनेशन मेथड मालूम है, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड। ठीक, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको क्रॉस कर दिया है सीबीएसई वालों ने। ठीक, उसको भूल जाओ। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये 2 मेथड है जिसको यूज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे एक इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, अगले इक्वेशन के बारे में क्या बोला गया है, देखो इन 12 ईयर्स टाइम, 12 साल के बाद। ओके, तो आफ्टर 12 ईयर्स लिखेंगे हम क्या लिखेंगे भाई, आफ्टर 12 ईयर्स। अब भाई हर एज वाले क्वेश्चन में यही होगा, कुछ सालों के बाद की बात की जाएगी या कुछ साल पहले की बात की जाएगी। तो यहाँ पे 12 साल के बाद की बात की जाएगी। देखो अभी अगर पापा का एज x है तो 12 साल के बाद क्या हो जाएगा, x + 12। कुछ लोग 12x बोलते हैं, अबे पागल हो क्या, 12x यानी कि 12 गुना, 12 साल के बाद 12 गुना एज बढ़ जाता है क्या। अगर मान लो अभी किसी बंदे का एज 10 है तो 12 साल के बाद 10 × 12 हो जाएगा क्या, नहीं ना, 10 + 12 होगा, राइट। तो ऐसा है, 12 साल के बाद फादर्स एज क्या हो जाएगा भाई, फादर्स एज हो जाएगा 12 साल के बाद x + 12, सिंपल। और इस बचवे का एज क्या हो जाएगा भाई 12 साल के बाद, इस बचवे का एज हो जाएगा 12 साल के बाद, यहाँ पे जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा y + 12, सिंपल। ठीक, अब 12 साल के बाद का जो ये 2 एज मिला है, इन दोनों एज के बारे में कुछ रिलेशन बोला गया है। क्या बोला गया है, आफ्टर इन 12 years टाइम ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो बोला जा रहा है 12 साल के बाद ये जो फादर्स एज जो है वो ट्वाइस है सन्स एज के। ठीक, तो फादर कितना है, फादर की एज है x + 12, ये रहा 2 टाइम्स। सन्स एज अभी कितना है भैया, y + 12, सिंपल। ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए, x + 12 = 2 × y हो जाएगा 2y, और 2 × 12 हो जाएगा 24।
ठीक, अब यहां से x और y को इकट्ठे करो, नंबर को दूसरे साइड भेजो, तो इस 2y को इधर करेंगे, क्या बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू ये रहा 24, ये 12 को इधर कर दीजिए, माइनस 12 हो जाएगा, और ये फाइनली क्या बन जाएगा भाई, फाइनली बन जाएगा x माइनस 2y, किधर लिखूं मैं, ओके इस तरफ लिख देता हूं, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा x माइनस 2y, ये रहा x माइनस 2y इक्वल्स टू 24 माइनस 12 हो जाएगा 12। भाई ये बन गया, ये बन गया हमें दूसरा इक्वेशन, ठीक है, ये मिल गया हमें दूसरा इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये दो इक्वेशन हमें मिल गया, एक है x इक्वल्स टू 3y, एक है x इक्वल्स टू 3y, और एक है x माइनस 2y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू किसके है, 3y के, तो x की जगह सीधे सीधे 3y लिख दो ना, ये रहा 3y, ये रहा माइनस 2y इक्वल्स टू 12, ठीक। या फिर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे असल में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही यूज कर रहे हैं, x की जगह 3y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x की जगह 3y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्यों भाई, क्योंकि x का वैल्यू 3y निकला है, ओके। तो x की जगह 3y लिख दिया, ये रहा माइनस, ये रहा 2y इक्वल्स टू 12, और 3y माइनस 2y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, और y का वैल्यू आ जाएगा हमें 12, ठीक। तो ये y का वैल्यू हमें मिल चुका, ठीक, y का वैल्यू मिल चुका, यानी कि y कौन था भाई, y कौन था, y था सन, तो हमें सन्स एज मिल गया, हमें सन्स एज मिल गया, ओके। बेटे का एज तो मिल गया 12 साल, ठीक, कितना मिल गया भैया, 12 साल, ठीक। अब पप्पा जी का एज निकाल लें भाई, x का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो देखो x कितना है 3y, x कितना है, x कितना है 3y, ठीक। तो ये रहा x इक्वल्स टू 3y, ओके भाई, ये रहा x, ये रहा 3, और y का वैल्यू हमें मिल चुका है 12, तो x हो जाएगा 12 3 36। भाई ऐसा है, पप्पा जी का भी एज मिल गया, ठीक है, ओके। तो पप्पा जी का एज क्या निकला, इनके पप्पा जी का एज निकला, ओके 36 ईयर्स, फादर्स एज, ओके। तो बेटे और पप्पा जी दोनों का एज निकल गया, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो दो इक्वेशन आपको ना गिवन है, ठीक है भाई, दो इक्वेशन गिवन है, क्या है, ax प्लस 2y इक्वल्स टू 7, ये रहा पहला इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस by इक्वल्स टू 16। तो अब देखो यहाँ पे a1 कितना है, a1 है a, ठीक है। तो भाई यहाँ पे a1 है a, b1 कितना है, b1 है 2, c1 कितना है भाई, c1 है ये 7, इधर आकर हो जाएगा -7, ठीक। और इधर फिर a2 कितना है भाई, a2 है 3, b2 कितना है भाई, b2 है b, और C2 कितना है भाई, ये 16 इधर आकर हो जाएगा -16, ओके। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको मिल गया, ठीक। अब हमें यहाँ पे कंडीशन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सही है इन दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए, कब, जब ये दोनों पैरेलल लाइंस हो। अब हमें पता है कि पैरेलल लाइंस कब होता है, देखो पैरेलल लाइन ना सिंपल सा, पैरेलल होने के लिए भाई, पैरेलल होने के लिए a1 बाई a2 जो है ये तो इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के, लेकिन ये दोनों c1 बाई c2 के इक्वल ना हो भाई, ये दोनों c1 बाई c2 के इक्वल ना हो, तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल होना चाहिए, c1 बाई c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। तो a1 कितना है भाई, a1 है a, ओके। a2 कितना है, चेक कीजिए, a2 कितना है 3, ओके, a2 है 3, ये रहा इक्वल्स टू b1 कितना है भाई, b1 है 2, और b2 कितना है भाई, b2 है b, ओके। तो b2 है b, अब ये इक्वल नहीं है तो उसको तो खैर अभी इग्नोर करो, ओके। हमें तो एक कंडीशन चाहिए, ओके। कंडीशन क्या है भाई, a इंटू बी इक्वल्स टू 3 2 6, ये कंडीशन मिल रहा है भाई, ये कंडीशन आपको मिल रहा है। अब चेक कर लो ये कंडीशन कौन सा है, फिलहाल a इंटू बी इक्वल्स टू 7/16 ना, बिल्कुल नहीं। a इंटू बी इक्वल्स टू 6, a इंटू बी इक्वल्स टू 6, हाँ जी, तो ये है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं फटाफट। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो लगभग वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग वही सेम क्वेश्चन है। क्या है भाई, दो इक्वेशन गिवन है, द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, पैरेलल लाइन होने के लिए इनमें से कौन सा कंडीशन सही है। तो वही सेम काम करना है, पहले तो इन दोनों इक्वेशन को लिख लो भाई, ax प्लस 2y इक्वल्स टू 9, ये पहला इक्वेशन हो गया, ओके। दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, दूसरा इक्वेशन है
3x प्लस बी वाई इक्वल्स टू 18। ओके, तो यहाँ पर आप देखो a1 कितना है भाई, a1 है a, ठीक है, b1 कितना है भैया, b1 है 2, और c1 कितना है भाई, c1 ये 9 इधर आकर क्या हो जाएगा -9। ठीक, उसके बाद a2 b2 और c2 चाहिए, तो ये रहा a2 कितना है 3, b2 कितना है भाई, y के साथ जो b होता है उसी को b2 कह देंगे, और c2 कितना है भाई, ये 18 इधर आकर क्या हो जाएगा -18। ओके, तो भाई इतना अगर हो गया है तो अब आगे चेक करो भाई, x के साथ जो होता है उसी को तो a1 कहते हैं, y के साथ जो होता है उसी को b1 कहते हैं, और ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसी को c कहते हैं। तो जब c इस तरफ हो वो वाला साइन आपको लेना है, ठीक है, जब c लेफ्ट हैंड साइड हो वही वाला साइन लेना होता है, राइट हैंड साइड हो वो वाला साइन नहीं लेना होता है, ठीक है। तो 9 को हमने उधर भेजा, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -9। ओके, वही वैसे ही सेम x के साथ जो 3 है वो a2 बन जाएगा, y के साथ जो नंबर है यहाँ पे तो b है तो b बन जाएगा असल में b2, ठीक, और ये 18 उधर जाकर -18 बन जाएगा आपका c2। और यहाँ पे पैरेलल होने के लिए a1 by a2 b1 by b2 सॉरी a1 by a2 b1 by b2 ये दोनों कैसा होना चाहिए, पैरेलल के लिए ये दोनों इक्वल, लेकिन C1 by C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब C1 by C2 यहाँ पे नॉट इक्वल्स तो है नहीं ऑप्शन में, तो जाहिर सी बात है आप C1 by C2 को इग्नोर करोगे। और A1 by A2 चेक करो, A1 कितना है A2 कितना है भाई, A2 है 3। ओके, A2 मैंने लिख दिया 3 इक्वल्स टू B1 कितना है भाई, B1 है 2। ओके, B1 कितना है 2, और B2 चेक करो, B2 कितना है B, यहाँ से भी सेम A इंटू बी इक्वल्स टू 3 2 6 भाई, वही सेम एग्जैक्टली सेम तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। और इसका ऑप्शन कौन सा होगा देखो, A इक्वल्स टू बी, नहीं पहला वाला तो गलत है, 3A इक्वल्स टू 2B, नहीं 3 2 6 A इंटू बी इक्वल्स टू 6, ये जो ऑप्शन डी है भाई, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब निकला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू 2a, पहला इक्वेशन कौन सा है, दूसरा इक्वेशन कौन सा है। अगर हम देखें तो भाई पहला इक्वेशन है x इक्वल्स टू 2a, ये रहा x इक्वल्स टू 2a, ठीक। दूसरा इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3b, ये रहा y इक्वल्स टू 3b। कहा जा रहा है इन दो इक्वेशन का ग्राफ कैसा होने वाला है, कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एट 2a, 3b या 3b, 2a, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, चलो इतना तो क्लियर है कि भाई यहाँ पे इन चार में से x इक्वल्स टू 2a, y इक्वल्स टू 3b इंटरसेक्टिंग होगा, ये बात तो क्लियर है। कैसे क्लियर है सर, क्लियर तो नहीं है, हमें तो क्लियर नहीं है। देखो क्लियर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो x इक्वल्स टू 2a, यहाँ पे इस a और b से अगर दिक्कत है तो a और b हटाकर एक दफा देख लेते हैं। ठीक, मान लो यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 है, अब इसका ग्राफ कैसा बनाओगे, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, x इक्वल्स टू 3 1 2 3, x इक्वल्स टू 3, अगर इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये कैसा बनेगा, ये बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल बनेगा भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है, ठीक। x इक्वल्स टू, देखो ना भाई, ये देखो आप, यहाँ पे ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। अब अगर x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ बनेगा, जब x इक्वल्स टू समथिंग, x इक्वल्स टू कोई भी नंबर हो, उसका ग्राफ बनाओगे तो वो बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस, वो बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, उसके बाद आप y इक्वल्स टू 3b, चलो यहाँ पे 3b, a b से दिक्कत है ना, 3b को हटाओ, कोई दूसरा नंबर अपनी हिसाब से ले लो, y इक्वल्स टू 5 ले लो, मान लो 5 ले लो, तो भाई ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ठीक, ये रहा 5। अब y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ जब आप बनाओगे तो ये बनेगा पैरेलल टू, ये बनेगा पैरेलल टू, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये जो मीट कर रहा है, ये कहाँ पे मीट कर रहा है, चेक करो, ये कहाँ पे मीट कर रहा है, कहाँ पे मीट कर रहा है भाई, ये मीट कर रहा है x3 और y5, राइट। x कहाँ पे मीट कर रहा है, देखना इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 5, राइट। इंटरसेक्टिंग बनेगा, ये पक्का है, ये पक्का है कि ये इंटरसेक्टिंग बनेगा, लेकिन इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, x इक्वल्स टू 2a, y इक्वल्स टू 3b। ठीक, तो यहाँ पे मान लो अगर आप यही सेम ग्राफ ऐसे बना रहे हो, अगर आप मान लो यही सेम ग्राफ कुछ इस तरीके से बना रहे हो, ठीक है, मान लो ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ठीक है, तो ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। ठीक, x इक्वल्स टू 2a, मान लो यहाँ पे है 2a, कहीं पे भी आप मान सकते हो, कहीं पे भी मान लो x इक्वल्स टू 2a यहाँ पे है, मान लो ये रहा 3b,
ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू 3b। अब भाई एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा यहाँ पे 2a पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, और 3b पे एक पैरेलल लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये कहाँ पे मीट कर रहा है, ये मीट कर रहा है x इक्वल्स टू 2a और y इक्वल्स टू 3b पे। तो भाई इंटरसेक्टिंग ग्राफ है कि नहीं, ग्राफ तो इंटरसेक्टिंग है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, 2a, 3b। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। भाई आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। इंटरसेक्टिंग तो होगा, लेकिन इंटरसेक्टिंग कहाँ पे होगा, 2a, 3b पे होगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।